नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे हैं कर्मचारी के कार्य करने के घंटे एवं उनके अधिनियम। पिछले वीडियो में हम लोग 70 तक के प्रश्न को देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्य करने का विवरण महाप्रबंधक या प्रधान मुख्य क्रमिक अधिकारी को भेज सकता है। तो सही है कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कार्य करने का विवरण महाप्रबंधक प्रधान या मुख्य क्रमिक अधिकारी को भेज सकता है। अगला प्रश्न है, मेट्रॉन को वर्गीकृत से छूट दी जाती है। तो ये भी सही है कि मेट्रॉन को वर्गीकृत से छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण के विरुद्ध 45 दिनों की समय सीमा में अपील की जा सकती है। तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, रोजगार का वर्गीकरण संबंधी अपील क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को की जा सकती है। तो ये सही है कि रोजगार का वर्गीकरण संबंधी अपील जो होता है वो क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को की जा सकती है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी को सुपरवाइजर घोषित करने की शक्ति श्रम शक्ति मंत्रालय को होता है। तो ये सही है कि कोई भी रेल कर्मचारी को सुपरवाइजर घोषित करने के लिए श्रम शक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर सभी रेल कर्मचारियों को गहन कर्मचारी माना जाएगा। तो ये गलत है कि सभी रेल कर्मचारियों को गहन कर्मचारी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य की वास्तविक विवेचना के आधार पर अधिकतम उच्च सक्षम पद्धति से रेल कर्मचारियों को अस्थायी माना जाता है। तो ये सही है। अगला प्रश्न है, कार्य की वास्तविक विवेचना के आधार पर अधिकतम उच्च सक्षम पद्धति से रेल कर्मचारियों को ईआई की अस्थायी निर्धारण पद्धति के अनुसार की जाए। तो ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, 24 घंटे के दौरान कार्य की अवधि सतत 5 घंटे और संतोषजनक विश्राम की अवधि का गहन वर्गीकरण किया गया। तो ये भी गलत है। आगे है, लगातार 8 घंटे तक कार्य करने के बाद 1 घंटे विश्राम की अवधि का गहन वर्गीकरण किया गया है। तो ये सही है कि यदि कर्मचारी लगातार 8 घंटे कार्य करता है तो उसके बाद 1 घंटा विश्राम की अवधि का गहन वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान एक शिफ्ट में 12 घंटे की ड्यूटी पर 6 घंटे या अधिक लगातार काम नहीं कर लिया जा सकता है। तो ये सही है कि कर्मचारी को 12 घंटा की ड्यूटी पर उससे फिर ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कार्य की अधिकतम होने पर ईआई में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा 5 मिनट से कम समय में किए गए कार्य पर ध्यान दें। तो ये सही है। अगला प्रश्न है, एक सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानक माना गया है। तो ये सही है कि एक सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को ही मानक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केयरटेकर और रेस्ट हाउस के कर्मचारियों के लिए सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानक है। तो ये गलत है कि केयरटेकर और रेस्ट हाउस में 48 घंटे की ड्यूटी को मानक नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, सैलून सहायक के सप्ताह में 72 घंटे मानक कार्य घंटे है। तो ये सही है कि सैलून सहायक के सप्ताह में 72 घंटा मानक घंटा माना जाता है। अगला प्रश्न है, नॉन रोड स्टेशनों जहां कार्य के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी तक कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराया गया है। ईआई में वर्गीकृत ऐसे रेल कर्मचारियों और के कार्य के सप्ताह में 60 घंटे मानक है। तो ये सही है। अगला प्रश्न है, रोड साइड स्टेशनों जहां कार्य के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी तक कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराया गया है। ईआई में वर्गीकृत ऐसे रेल कर्मचारी के कार्य के सप्ताह में 60 घंटे मानक कहलाता है। तो ये भी सही है। गलत है कि जिसका 0.5 किलोमीटर की दूरी तक है आवास, तो उसे 60 घंटा मानक नहीं माना जाता है।
अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारियों के काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 3 घंटे अतिरिक्त तय किया गया है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारियों और ईआई के कर्मचारियों को बुलाए पर काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 24 घंटे के अतिरिक्त अलावा 6 घंटे सप्ताह में तय किया गया है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारियों और ईआई के कर्मचारियों को बुलाए पर काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 12 घंटे अतिरिक्त के अलावा 4.5 घंटे सप्ताह में तय किया गया है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिकता और सुविधा कार्य के मामले में गेटमैन से सप्ताह में अधिकतम 3 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है, तो ये सही है कि गेटमैन से सप्ताह में अधिकतम 3 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिकता और सुविधा कार्य के मामले में रनिंग स्टाफ से आवश्यकता होने पर सप्ताह में अधिकतम 4 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिकता और सुविधा कार्य के लिए 45 मिनट प्रतिदिन लगाए जाने पर कर्मचारियों का कार्य 1 घंटा माना जाएगा, तो ये भी सही है कि यदि 45 मिनट कोई कार्य के लिए लगाता है तो उसे 1 घंटा माना जाएगा। अगला प्रश्न है, रोस्टर घंटों के अलावा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के लिए ओवर टाइम दिया जा सकता है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, रोस्टर घंटों के अलावा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के लिए ओवर टाइम साधारण दर से 1 और आधा गुना दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कार्य के तय समय के बाद की गई ड्यूटी के लिए ओवर टाइम साधारण दर से 1 और आधा गुना दिया जा सकता है, तो ये गलत है कि रोस्टर के हिसाब से दिया जाता है, कार्य के हिसाब से नहीं। अगला प्रश्न है, ईआई से संबंधित कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम गणना की अवधि साप्ताहिक है, तो ये सही है कि ईआई से संबंधित कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम की गणना साप्ताहिक होता है। अगला प्रश्न है, स्थायी कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम गणना की अवधि साप्ताहिक है, तो ये गलत है। अस्थायी कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम की गणना द्विसाप्ताहिक होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी गहन वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है, तो ये सही है कि 10 घंटे विश्राम से पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी भी अस्थायी वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है, तो ये सही है कि अस्थायी कर्मचारियों को 10 घंटे विश्राम से पहले ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी भी ईआई वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, किसी भी ईआई वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, रनिंग स्टाफ के कर्मचारियों को माह के दौरान 5 बार या 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, रनिंग स्टाफ के कर्मचारियों को 1 माह के दौरान 5 बार या 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, रनिंग स्टाफ के कर्मचारियों को 1 माह के दौरान 4 बार कुल 30 घंटे या 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, ओवर टाइम भत्ते की गणना में महंगाई भत्ता, डीपी और शहर क्षतिपूर्ति भत्ता शामिल है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, ईआई वर्गीकृत रेल कर्मचारी कार्य न होने पर आवश्यकता पड़ने पर कार्य के स्थान से जा सकते हैं, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, स्लिप शिफ्ट में ब्रेक अवधि की दौरान रेल कर्मचारी कार्य के स्थान से हट सकते हैं, तो यह सही है कि वो हट सकते हैं। अगला प्रश्न है, आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकता और सुविधा कार्य में लगे हुए कर्मचारी को
रोस्टर में शामिल किया जाना अनिवार्य है, तो ये सही है कि उसे रोस्टर में शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिकता और सुविधा कार्य के दौरान 15 मिनट तक किए गए कार्य को ड्यूटी माना जाएगा? तो नहीं, उसे 15 मिनट तक किए गए कार्य को ड्यूटी नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, पदों के वर्गीकरण में बदलाव के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है? तो ये सही है। अगला प्रश्न है, कार्यालय के लिविंग एक्सक्लूडेड में वर्गीकृत नहीं है? तो ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ के कर्मचारियों पर कर्मचारी कार्य घंटे विनिमय लागू है? तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, अस्थायी कर्मचारियों पर कर्मचारी कार्य घंटे विनिमय लागू है? तो ये सही है कि जो भी अस्थायी कर्मचारी होता है उन पर विनिमय लागू होता है। अगला प्रश्न है, रनिंग स्टाफ को अस्थायी वर्गीकृत किया गया है? तो ये सही है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए एलआर में 15% से 25% लागू है? तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, 2 ड्यूटियों के दौरान आधे घंटे से कम समय का अंतराल अनुमत सीमा होता है? तो ये गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, अस्थायी तौर पर ड्यूटी के लिए 3 सप्ताह के लिए ट्रैक मशीन यूनिट पर बुक किए गए कर्मचारियों की ड्यूटी को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये सही है। अगला प्रश्न है, कार्यकाल के नियम के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षक का वर्गीकरण है? तो ये अविरामी होता है। अगला प्रश्न है, HOER का पूरा नाम क्या है? तो HOER का पूरा नाम होता है आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। अगला प्रश्न है, कार्यकाल के नियम के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षक का वर्गीकरण होता है? तो 4 श्रेणी में इनका वर्गीकरण होता है। अगला प्रश्न है, HOER वर्गीकरण में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार किसे है? तो परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान मुख्य क्रमिक अधिकारी को होता है। अगला प्रश्न है, गहन रोस्टर में दैनिक कार्य घंटे कितने होते हैं? तो गहन रोस्टर में दैनिक कार्य घंटा साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? तो साप्ताहिक विश्राम कार्य के घंटे 6 घंटे और साप्ताहिक विश्राम 30 घंटे होते हैं। अगला प्रश्न है, आवश्यक रूप से विरामी वर्गीकरण में रोस्टर पर दैनिक कार्य के घंटे व साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? तो कार्य के घंटे 12 घंटे और साप्ताहिक विश्राम 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है, अविरामी लगातार नियंत्रण श्रेणी में दैनिक कार्य घंटे कितने होते हैं और साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? तो उसमें कार्य के घंटे 9 घंटे और साप्ताहिक विश्राम 30 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है, मेट्रन किस वर्गीकरण में आती है व दैनिक न्यूनतम विश्राम क्या है? तो मेट्रन एक्सक्लूडेड श्रेणी में दैनिक न्यूनतम विश्राम 12 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है, अविरामी या लगातार श्रेणी में साप्ताहिक कार्य के घंटे क्या है? तो लगातार साप्ताहिक घंटे 54 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है, रनिंग स्टाफ के मामले में मुख्यालय से बाहर 5 घंटे से कम कार्य की अवधि में कितने घंटे का विश्राम देय होता है? तो कार्य के घंटे प्लस 1 घंटा होता है। अगला प्रश्न है, गैंगमैन हेतु साप्ताहिक विश्राम के घंटे कम से कम कितने होने चाहिए व दैनिक विश्राम कितने घंटे का होना चाहिए? तो जो 14 घंटे का और 8 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है, रनिंग स्टाफ के मामले में ओटी की गणना हेतु कार्य समय कब से कब तक ध्यान में रखा जाता है? तो रनिंग स्टाफ को साइन ऑन से साइन ऑफ तक ओटी की गणना किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक आवश्यक रूप से विरामी यह कर्मचारी के लिए 1 सप्ताह से कम के घंटों की संवैधानिक सीमा क्या है? तो उसे 45 घंटे होता है। अगला प्रश्न है, रात्रि में काम करने वाले पर्यवेक्षक या सहायक स्टेशन मास्टर रात्रि भत्ता पाने का अधिकार होता है? तो हाँ, उसे रात्रि भत्ता दिया जाता है। अगला प्रश्न है,
HOER में 1969 में गठित ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन थे? वह किस राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे? तो वे श्री NM मियाँ भाई थे और वो गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, कार्य के घंटे किस कन्वेंशन में एडॉप्ट किए गए थे? तो वाशिंगटन सभा में इसे एडॉप्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, मियाँ भाई ने अवार्ड कब दिया हुआ? इसे भारत सरकार द्वारा कब प्रभावी किया गया? तो इसे 6/7/1972 को दिया गया और 1/8/1974 को इसे प्रभावी किया गया। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी के कार्य के घंटों को किन 4 श्रेणी में रखा गया है? तो उन्हें गहन, सतत, अपवर्जित, आवश्यक रूप से आंतरायिक में रखा गया है। अगला प्रश्न है, अस्थायी तौर पर विश्राम रद्द किए जाने पर कितने दिनों में विश्राम स्वीकृत किया जा सकता है? तो गहन के लिए 14 दिन और अन्य श्रेणियों के लिए 1 माह के अंदर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 2 या अधिक कार्य समय के दौरान बीच के आधे घंटे या अधिक के अंतराल को क्या कहते हैं? तो उसे स्लिप ड्यूटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारियों के कार्य समय के दौरान बीच के आधे घंटे या अधिक के अंतराल को क्या कहते हैं? तो उसे रोस्टर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी द्वारा रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय के बाद किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए अधिकतम कितना समयोपरि भत्ता दिया जा सकता है? तो सामान्य वेतन की दर से उसे 1.5 गुना तक दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए अधिकतम कितना समयोपरि भत्ता दिया जा सकता है? तो समान दर से उन्हें 2 गुना दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेलवे में कर्मचारी द्वारा अधिकतम कार्य के घंटे कितने हैं? तो एक दिन में 12 घंटे में 9 घंटे से अधिक नहीं।